ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है नई शिक्षा नीति पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भेंट वार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह। सर, पिछले 6 साल के दौरान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं वो काफी क्रांतिकारी साबित हुए हैं। तो आप इन कदमों को कैसे देखते हैं और आने वाले समय में किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में अहम योगदान करेंगे? देखिए, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होने शुरू हुए। आप स्कूली शिक्षा देखें, उच्च शिक्षा देखें, तकनीकी शिक्षा देखें, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यदि मैं ये कहूं कि स्कूली शिक्षा में ध्रुव तारा जैसे कार्यक्रम हुए हैं जो पूरे देश से चुनिंदे बच्चों को लेकर के उनकी प्रतिभाओं को समग्र विकास करने से लेकर और अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के ताकि उनकी मन मस्तिष्क के संपूर्ण तंत्र खुले और वो तेजी से आगे काम कर सकें और अंतिम छोर के बच्चे को शिक्षा से वंचित न रहे, यहाँ से लेकर के और उच्च शिक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रयोग, यहाँ तक कि IOE जो विशेष विश्वविद्यालय स्थापित किए जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत का नाम रोशन करेंगे, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे और उसमें 20 IOE हम लोगों ने अभी उनको दर्जा दिया जिसमें 10 सार्वजनिक थे और 10 प्राइवेट क्षेत्र के थे। IIT है, NIT है, आईसर है, हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे SPA हैं, तो उस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हुआ है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि मोदी सरकार के पहले 5 साल और 1 साल है इसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। सर, जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई तो वो किस तरीके से आने वाली शिक्षा पद्धति को जो है बदलने में एक अहम भूमिका निभाएगी और ये किस तरीके से जो हमारा मौजूदा शिक्षा तंत्र है उसको मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा? ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आ रही है, ये अंतिम छोर के बच्चे को पूरी विकास की संभावनाओं को देगी। वहीं विविध क्षेत्रों में आगे बढ़कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का न केवल स्वाभिमान सम्मान बढ़ाएगी बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अर्थव्यवस्था की बात की है और जिस आत्मनिर्भर भारत की बात की है, इन दोनों को करने में ये जो नई शिक्षा नीति है वो निश्चित रूप में एक आधारशिला बनेगी। हमारी जो नई शिक्षा नीति है बहुत आमूलचूल परिवर्तन हमने किए हैं। यदि आप देखेंगे तो नई शिक्षा नीति में जहां हम 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GR को करेंगे, वहां 12वीं तक हम शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण का हमारा लक्ष्य है। सबके लिए शिक्षा है, कोई भी वंचित नहीं रहेगा और जो बच्चे विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं उन बच्चों को भी मुख्य धारा में वापस लाने के विभिन्न कार्यक्रम इसमें समाहित हैं। जो पहले 10+2 था और 10वीं तक को कोई विश्लेषण ही नहीं हो पाता था, एक ही जैसा बच्चा चलता रहता था, अब हमने कहा कि नहीं, बच्चे की मनस्थिति, बच्चे की आयु और उसकी सोच और समझने की क्षमता के आधार पर अलग अलग पाठ्यक्रम उसको दिया जाएगा। इसलिए 5+3+3+4 ये नया फॉर्मूला लाए हैं, जिससे बहुत सशक्तता होगी। पहले 3 वर्ष बच्चा आंगनबाड़ी में रहेगा और 2 वर्ष प्री प्राइमरी में रहेगा, क्योंकि 3 वर्ष से और 6 वर्ष आयु तक उसके मस्तिष्क का इसी आयु में 85 से भी अधिक प्रतिशत का विकास होता है। इसलिए हम उस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। उस बच्चे के मस्तिष्क को उसी समय उन चीजों को खेल के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, नए प्रैक्टिकल होने हैं, विज्ञान की चीजें हों, चाहे अनुसंधान की चीजें हों, उन सबको उसके मन मस्तिष्क में डालना चाहते ताकि धीरे धीरे करके आगे बढ़े। और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर हमारा विशेष ध्यान होगा और हम लोग जहां शैक्षणिक ही गतिविधियों में नहीं, पाठ्येतर गतिविधियां होंगी और उसके साथ कौशल विकास भी होगा। और कौशल विकास भी 6वीं कक्षा से हम शुरू करेंगे और इंटर्नशिप के साथ शुरू करेंगे ताकि 12वीं तक जाते जाते उसके हाथ में ऐसा कौशल आए कि वो अपने को असहाय महसूस न करे, बल्कि 12वीं से निकलते ही वो अपने कदमों पर खड़ा हो सके। तो ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6वीं से ही शुरू कर रही CBSE और संभवतः ये दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो 6वीं से ही उसको शुरू करेगा। अभी तक जो बच्चे की मूल्यांकन का विषय था वो कक्षा में पास होना, केवल
अंकों में जो परीक्षा हो जाती है केवल उसी का मूल्यांकन होता था, लेकिन अब हमने 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड देने की बात की है। उसके मूल्यांकन में सुधार है, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने की उसकी क्या क्षमता है उस पर नजर रखी जाएगी और अब रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि प्रोग्रेस कार्ड देंगे। अपने बारे में स्वतः ही वो मूल्यांकन करेगा, परिवार के लोग मूल्यांकन करेंगे, अध्यापक मूल्यांकन करेगा, उसके साथी मूल्यांकन करेंगे और धीरे धीरे करके जो कमियां होंगी वो दूर होती जाएंगी, जो उसमें अच्छाइयां और बढ़ती चली जाएंगी। उच्च शिक्षा में भी हम 2035 तक 50% तक जीआर बढ़ाने के लिए इस अभियान में है। इस नई शिक्षा नीति में वो आ रहा है, अभी केवल 27% है। यदि 50% तक हम लोग जाते हैं तो लगभग 3.5 करोड़ छात्रों को नया प्रवेश मिलेगा, इतने छात्रों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और हम उच्च शिक्षा नीति में लचीलापन भी लाए हैं विषयों को। बच्चे पर ही छोड़ दिया वो क्या विषय लेना चाहता था, आज तो हम उस पर थोपते थे कि नहीं ये विषय लो। अब छात्र को पूरी फ्री कर दिया है, क्या इच्छा है उसकी, क्या पढ़ना चाहता है वो विज्ञान के साथ इतिहास भी ले सकता है, वो इंजीनियरिंग के साथ जो है संगीत भी ले सकता है, पूरी तरह उस पर छूट होगी। ये इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ा लचीलापन है। और जो एक और महत्वपूर्ण विषय है, जब बच्चा बीए करता था या वो इंजीनियरिंग कर रहा है या एमए कर रहा है तो बीच में यदि वो छोड़ जाता था परिस्थितिवश, जितना पढ़ा हुआ रहता था वो भी खत्म हो जाता था, उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलता था, दोबारा आता तो उसको नए सिरे से आना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। जिस वर्ष तक भी वो पढ़ रहा है उसके जितने भी अंक हैं उसको क्रेडिट जो उसका है वो एक बैंक बना रहे हैं और जो बैंक बनेगा वो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसकी स्थापना होगी। उसके अंक वहां पर एकत्रित होंगे जिसको वो कहीं भी उपयोग कर सकता है। लौट करके आने पर जहां से छोड़ करके गया था दोबारा कर सकता है। और पहले वर्ष में छोड़ गया वो तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि दूसरे वर्ष में वो छोड़ रहा है तो डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि 3 वर्ष 4 वर्ष में जा रहा है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। उसने जितना पढ़ा है उसको क्रेडिट मिलेगा। और हम लोगों ने एक उच्च शिक्षा आयोग बनाया है। अब यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटीई उसमें समाहित हो जाएंगे, लेकिन उस बड़े छत के नीचे 3-4 छोटी छोटी काउंसिल बनाई हैं जो एक तो प्रशासन का काम देखेगी, एक मूल्यांकन का काम देखेगी और एक समन्वय का काम देखेगी और एक उसको क्रियान्वयन का काम देखेगी और एक फाइनेंस का काम देखेगी। और शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की यह स्थापना हो रही है और मैं समझता हूं कि शोध के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे जाएंगे। जो इस शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा के लिए बिल्कुल अलग एक जेंडर बजट की व्यवस्था है और ट्रांसजेंडर को भी उसमें सम्मिलित किया गया है, पहली बार हुआ है। और विकलांग के लिए अलग पाठ्यक्रम से लेकर के उसकी विशेष चिंता इस नई शिक्षा नीति में की गई है। जो ये कॉलेजों की और विश्वविद्यालयों की उत्कृष्टता है, एक तो संबद्धता एक विश्वविद्यालय के तहत 800 700 कॉलेज हैं, तो वो विश्वविद्यालय के कुलपति उनको तो नाम भी पता नहीं चल सकता, इसलिए अधिकतम 300 से ज्यादा किसी विश्वविद्यालय के अंदर संबद्धता नहीं होगी, लेकिन इसको चरणबद्ध हम करेंगे। और लगभग 45,000 डिग्री कॉलेज हैं इस देश के अंदर, 8,000 को स्वायत्ता है। स्वायत्ता भी हम नए को एनआईआरएफ के रैंकिंग के आधार पर देंगे। तो मैं समझता हूं जहां तक प्रौद्योगिकी का सवाल है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उसके व्यापक उपयोग कैसे हो सकता है, उसके लिए एनईटीएफ बनाया जाएगा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा और इसके तहत सभी जो टेक्नोलॉजी है उसको किस किस रूप में कहां कहां कैसे विकसित हो सकती है। और वैसे इसका तो हमने अभी उपयोग करना शुरू कर दिया है। इन परिस्थितियों में हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया है। 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ 1 क्लास 1 चैनल, हर क्लास के लिए एक नया चैनल होगा। ये भी पहली बात होगा। और प्रधानमंत्री जी का जो पीएम ई विद्या है उसके तहत ये बहुत तेजी से हमारा ये काम चल रहा है। मैं ये समझता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने मूल्यों के लिए पूरे विश्व में विख्यात है और इसलिए हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी कला है, वो कला और संस्कृति को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। और मूल्यपरक शिक्षा होगी और जब मूल्यपरक शिक्षा होगी, अपनी कला, साहित्य और संगीत के साथ विभिन्न ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से युक्त
तो ये शिक्षा निश्चित रूप में पूरे विश्व के फलक पर भारत को एक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। और जो मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए भारत की परिकल्पना की है, ऐसा स्वच्छ भारत होना चाहिए, स्वस्थ भारत होना चाहिए, समृद्ध भारत होना चाहिए, सशक्त भारत होना चाहिए, श्रेष्ठ भारत होना चाहिए। उस श्रेष्ठ भारत की जो नए भारत के निर्माण की बात है, निश्चित रूप में ये जो नई शिक्षा नीति आई है, जो दुनिया के सबसे बड़े व्यापक परामर्श के बाद आई है, उस नई शिक्षा नीति उस भारत के निर्माण की आधारशिला बनेगी जो मेरे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। सर, जैसे कि सरकार का सपना है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होगा सर। तो उस स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो सर, नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी क्या व्यवस्था की गई है जो इस प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देगी, जिससे स्किल डेवलपमेंट होगा और हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर होंगे? इस नई शिक्षा नीति में जो बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया है वो यह आया कि हम कक्षा 6 से ही वोकेशनल स्ट्रीम हम शुरू करेंगे। और जब कक्षा 6 से हम शुरू करेंगे तो वो भी इंटर्नशिप के साथ करेंगे। वो बच्चा केवल व्यावसायिक शिक्षा को पढ़ेगा नहीं, प्रैक्टिकल में जाएगा। जब 6वीं से वो शुरू कर देगा तो 12वीं तक आते आते वो उस विषय का मास्टर हो जाएगा। उसके हाथ पर एक ऐसा कौशल होगा कि कहीं भी जा सकता है। और वहां से लेकर के फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और प्रौद्योगिकी को शीर्ष प्राथमिकता दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के समय में हमने युक्ति पोर्टल किया है। हमारे IIT ने जितने शोध और विश्वविद्यालय ने शोध और अनुसंधान किए, उसका एक पुंज युक्ति पोर्टल पर डाला है। आज देश को गौरव महसूस होता है कि हाँ, ऐसे ऐसे शोध और अनुसंधान हमारे छात्रों ने किए हैं कोविड के समय। तो युक्ति 2 में हम जितने भी लोग हैं, उन लोगों को जिन्होंने अपना कौशल कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शित किया है, उनके जो आइडियाज हैं युक्ति पोर्टल 2 पर आ जाएंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया हमने जिसमें आकर के कोई भी विजिट करेगा और उसके आइडियाज को लेकर के अपने गांव में चले जाएगा, अपने शहर में जाएगा और एक नई आर्थिक क्रांति करेगा अपने ही गांव में रह करके। सर, हाल ही में मनोदर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका किस तरीके से रिस्पांस देखने को मिल रहा है? एक लॉकडाउन होने पर सब लोग अपने घरों में बंद गए। आप समझ सकते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो आदमी अपने घर पर रह सकता है। और वो भी बच्चा जिसके अंदर शक्ति बहुत बाहर निकलनी होती है तेजी से, उसको सप्ताहों और महीनों रहना पड़े तो स्वाभाविक कि वो मानसिक दबाव में आएगा। तो इस बीच जितनी घटनाएं घट रही थी, जो मुझको सूचनाएं मिल रही थी, छात्र मेरे साथ मेरे ट्विटर पर, मेरे मेल पर, मेरे फेसबुक पर जो संवाद हो रहा था, उससे मुझे लगा कि इस समय छात्र को उसके मानसिक सुरक्षा की जरूरत है, मानसिक बल देने की जरूरत है। इसलिए हमने एक मनोदर्पण, एक ऐसा कार्यक्रम लाए हैं जो उसको पूरी ताकत देगा, मानसिक बल देगा और उसको किसी प्रकार कोई कमजोर होने नहीं देगा। देश के 500 से भी अधिक मनोवैज्ञानिकों ने हमको समय दिया, मनोचिकित्सकों ने हमको समय दिया है। सुबह 8 बजे से और शाम के 8 बजे तक कोई भी बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। उसके लिए एक पोर्टल बना दिया, उसमें सारे साइट पर सब समस्याएं भी डाल दी हैं, उसका भी विजिट कर सकता है। लेकिन जरूरत पड़ती है कि वो ऑनलाइन परामर्श लेना चाहता है तो ऑनलाइन परामर्श भी ले सकता है। उसको डॉक्टर तुरंत बात करेंगे और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सारे लोगों ने इसकी प्रशंसा की है और छात्र इससे लाभान्वित हो रहा है। तो अब लगता है कि मनोदर्पण जो हमने शुरू किया था और जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत को 20 लाख करोड़ का जो महा पैकेज उन्होंने दिया था, उसी में हमारा PM ई-विद्या जो ऑनलाइन एजुकेशन की दिशा में बढ़ावे का है और ये मनोदर्पण भी उसी का एक अंग था। उसी हमको पोषित होने का हमको सौभाग्य मिला कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही जो घोषणा थी उसमें मनोदर्पण कार्यक्रम को भी उसमें समाहित किया और उसका लाभ मेरे देश का छात्रों के माता पिता और अध्यापक भी उसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नई शिक्षा नीति पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भेंट वार्ता। भेंट करता थे आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।